मैंने किसी को लैंड दी है, इसके बदले में मुझे रेंट मिल रहा है, मैं एज अ लेबर की तरह काम कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे वेजेस मिल रही है, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एज अ बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। बस याद रखना, डोमेस्टिक से नेशनल आते तो देश में पैसा आ रहा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देश से पैसा जा रहा है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का एक गार्डन है, बड़ा सुंदर सा गार्डन था, ठीक है। मिस्टर वाई का एक गार्डन, मिस्टर एक्स रोज देखता है कि भाई गार्डन बहुत गंदा हो रखा है, बहुत गंदा हो रखा है। संडे का दिन था, खाली बैठा था, वेला बैठा था, उसने गार्डन को साफ कर दिया। मिस्टर एक्स ने गार्डन को, मिस्टर वाई के गार्डन को क्या कर दिया? साफ कर दिया। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। सो मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू करने वाले हैं, और इस चैप्टर का जो नेम है मेरे बच्चे वो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत बढ़िया तरीके से हम एक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर की। तो चलो मेरे बच्चे फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले समझेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में। उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होता है, कुछ कन्वर्जन्स करेंगे इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स एमसीक्यू के लिए। और आगे हम अगला जो चैप्टर है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ना, तो उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे भी कन्वर्जन्स का बहुत यूज होता है। और सीयूईटी के लिए यहाँ से एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी यहाँ से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझिए बेटा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इसको भी स्टार मार्क करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 नंबर का कई बार आ जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या, इसको करेंगे और कन्वर्जन्स करेंगे कि कैसे नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट किया जाता है, समझाऊंगी। उसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी करेंगे, और लास्ट में मेरे बच्चे ग्रीन जीएनपी का जो है टॉपिक मैं करने वाली हूँ, और इस चैप्टर को मैं अंत कर दूंगी। चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले समझते हैं भाई नेशनल इनकम क्या होता है। देखो भाई, व्हाट इज इनकम, इनकम क्या होती है आप बताइए। सबसे पहले मुझे बताओ इनकम क्या होती है। इनकम का मतलब होता है मैम एक पर्सन कितना कमा रहा है, एक पर्सन की कितनी इनकम है ना, एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम का मतलब है पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, यानी पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। याद रखिए, एक पर्सन कितना पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, एक पर्सन कितना पैसा कमाता है उसको मैं कहती हूँ मेरे बच्चे इनकम। और पूरे देश में, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब एज अ होल इकोनॉमी बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, पूरे देश की बात करें, यानी पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है उसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे, नेशनल इनकम कहती हूँ। क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, नेशनल इनकम। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कि पूरे देश में, सम टोटल मतलब पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, पूरे देश में। फैक्टर इनकम हम आगे थोड़ा सा डिटेल्ड में जाएंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है, बस अभी आपको डेफिनेशन में ये समझना है कि पूरे देश में, एग्रीगेट बात कर रहे हैं, सम टोटल बात कर रहे हैं, एज अ होल इकोनॉमी यहाँ पे बात करी जा रही है कि पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी हमारे देश के नागरिकों के द्वारा पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर। और जो अकाउंटिंग ईयर वो हमेशा याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया जाता है, एक साल के अंदर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है एक साल के अंदर, या आप अकाउंटिंग ईयर बोल दो, अकाउंटिंग पीरियड बोल दो, फाइनेंशियल ईयर बोल दो, फाइनेंशियल पीरियड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एम आई क्लियर? तो ध्यान समझिए, रिपीट करिए, इनकम मतलब एक बंदा कितना, एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री का मतलब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कितना पैसा कमाया जा रहा है एक साल के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अभी हम डिटेल्ड में जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स भी क्या होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे फैक्टर इनकम क्या है और दूसरा है आपका ट्रांसफर इनकम। देखिए फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूं बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी ऐसा पैसा, ऐसी इनकम मैं अर्न कर रही हूं जिसके लिए मैंने कोई ना कोई सर्विसेज दी है, इसके बदले में वो पैसा कमा रही हूं मैं, वो मुफ्त का पैसा नहीं कमा रही हूं। इसको अच्छे से समझते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल से समझा रही हूं, प्लीज इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स से मेरे बच्चे, मुझे एक
फैक्ट्री खोलनी है, मान लो मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, एक शूज की फैक्ट्री खोलनी है, मान लो जूते की फैक्ट्री खोलनी है, कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है, कुछ भी खोलो, ठीक है। तो उस फैक्ट्री को खोलने के लिए मुझे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको मैं फैक्टर सर्विसेज भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको मैं फैक्टर सर्विसेज भी बोल देती हूँ। कौन कौन से? मुझे एक जमीन चाहिए होगी जहाँ पे मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, बिल्कुल। मुझे लेबर चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, लेबर चाहिए होंगे, इस फैक्ट्री में लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। मशीन के बिना काम हो सकता है, लेकिन लेबर के बिना काम नहीं हो सकता। मशीन को चलाने के लिए भी, तो आपको पता है मशीन को चलाने के लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट है ना। लेबर, देखो पुराने जमाने में तो मशीनें इतनी होती नहीं थी, लेबर से काम होता था, तो मशीन के बिना काम चल सकता है, लेकिन लेबर के बिना काम नहीं चल सकता। तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के ना आप जमीन ले सकते हो, ना आप लेबर को अपॉइंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट है बेटा एंटरप्रेनर की रिक्वायरमेंट होगी। एंटरप्रेनर का मतलब होता है जिसको मैं बिजनेसमैन बोल देती हूँ, बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होगी, मानते हो, ठीक है, बिजनेसमैन। तो ये क्या मेरे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको मैं फैक्टर सर्विसेज भी बोलती हूँ, राइट। अगर मैंने मान लो किसी से लेट्स से मैंने किसी को जमीन दी, किराए पे दी, लैंड दी, तो ऑब्वियसली इसके बदले में मैं क्या कमाऊंगी? रेंट कमाऊंगी, ठीक है। तो मैं फैक्टर इनकम बात कर रही हूँ, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब जो इनकम मैं कमा रही हूं। मैंने अगर किसी को जमीन दी तो उसके बदले में मैं क्या कमाऊंगी? रेंट। अगर मैं एज ए लेबर की तरह काम कर रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हूँ, तो उसके बदले में क्या कमाऊंगी? वेजेस कमाऊंगी। अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, कैपिटल लगा रही हूँ, तो उसके बदले में क्या कमाऊंगी बेटा? मैं इंटरेस्ट कमाऊंगी। और अगर एज मैं बिजनेसमैन की तरह काम कर रही हूँ, एज एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हूँ बिजनेस को मैनेज करने में, तो इसके बदले में क्या कमाऊंगी मेरे बच्चे? मैं प्रॉफिट कमाऊंगी। क्या कमाऊंगी? प्रॉफिट। तो यही है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूँ बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ये मैंने सर्विसेज दी है, मैंने किसी को लैंड दी है, इसके बदले में मुझे रेंट मिल रहा है, मैं एज ए लेबर की तरह काम कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे वेजेस मिल रही है, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एज अ बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे वो फुकट में पैसा नहीं मिल रहा, कोई फ्री फंड का मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई रेंट में, कोई वेजेस में नहीं, वो मेरी मेहनत की कमाई है। यानी ऐसा पैसा जो मैंने कमाया है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, मैंने किसी को सर्विसेज दी है, इसके बदले में जो मैं पैसा कमाती हूँ वो मेरे लिए क्या होता है मेरे बच्चे? फैक्टर इनकम है। ये क्या है मेरे लिए? फैक्टर इनकम। ये अर्न्ड इनकम है मेरे लिए। अर्न्ड इनकम का मतलब है मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने अर्न की है, मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे को कोई फुकट में पैसा नहीं दे रहा, मैंने सर्विसेज दी है, इसके बदले में जो मैं पैसा कमा रही हूं वो मेरे लिए फैक्टर इनकम है, मेरे लिए अर्न इनकम है। और इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है इतना? फैक्टर इनकम समझ आया? अब दूसरी तरफ मेरे बच्चे चलते हैं ट्रांसफर इनकम की तरफ। ट्रांसफर इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो मैं कमा रही हूं, मैंने इसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं दी। अब मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम की बात कर रही हूं, मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी, लेकिन वो पैसा मैं कमा रही हूं। जैसे कोई मुझे डोनेशन देगा, कोई मुझे दान वगैरह देगा, कहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई या ओल्ड एज पेंशन वगैरह होगी, ये क्या ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूँ लेकिन मैं इसके बदले में कोई भी सर्विसेज नहीं दे रही, वो मेरे लिए फुकट का पैसा है। ट्रांसफर इनकम जो मेरे को सिर्फ ट्रांसफर होगी है, वो मेरे लिए क्या होती है मेरे बच्चे? ट्रांसफर इनकम। एक एग्जांपल देती हूं आपको जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स से मेरे बच्चे, मैं बहुत गरीब सी इंसान हूँ, ठीक है, बहुत गरीब है। इमेजिन करना मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। मैं मंदिर के बाहर खड़ी थी, ठीक है, तो मतलब कोई भी आया, ठीक है, मैंने उसके फटाफट से जूते चमकाने शुरू कर दी और मैंने बोला मुझे 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। कुछ नहीं खाया, मैंने उसके फटाफट से जूते चमकाने शुरू कर दिए और उसने भी पैर नहीं हटाया अपना, वो भी चमका, है ना। तो मैंने उसके फटाफट से जूते चमकाने शुरू कर दिए और वो भी फिर मैंने उससे मांगा मेरे 10 रुपए दे दो। अब बताओ जो मैं कमाऊंगा और उसने मुझे 10 रुपए मान लो दे भी दी, तो ये बताइए मेरे लिए फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? ये मेरे लिए फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये जो मैंने 10 रुपए कमाए ये मेरी मेहनत की कमाई, मैंने उसके जूते चमकाए, उसके बदले में मैंने पैसा मांगा, मेरी हक की कमाई है, ये मैंने अर्न किया है, मेरी मेहनत की कमाई है, फुकट का पैसा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो सड़कों पर, रेड लाइट पर या मंदिर के बाहर आप देखते हो, दे दो भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं किया और किसी ने मुझे 10 रुपए दे दिए, मैंने उसको कोई सर्विसेज नहीं, वो मुझे 10 रुपए देगा, ठीक है। ये मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है क्योंकि मैंने उसको कोई सर्विसेज नहीं दी, बट वो मेरे लिए फुकट का पैसा है। जो मेरे लिए फुकट का पैसा है, जो मैंने अर्न नहीं किया है ना, मेरी मेहनत की कमाई नहीं, वो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है। ये फर्क होता है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में। फैक्टर इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आप कमा रहे हो जिसके लिए आप सर्विसेज देते हो, उसके बदले में जो आप पैसा कमाते हो वो आपके लिए फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम मतलब ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूँ जिसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं दे रही हूँ और वो फुकट का पैसा है मेरे लिए, वो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है। यानी उसको मैं अनअर्न्ड इनकम भी बोलती हूँ उसको, क्योंकि मेरी मेहनत का
कमाई नहीं। तो फटाफट से एक बार देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमाई है विच इज अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, आप इस सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले में पैसा कमा रही हो, वो मेरे लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम मतलब ऐसा पैसा जो मैं कमा रही हूं विच इज नॉट अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, यानी मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी लेकिन वो फुकट का पैसा जो मेरे लिए, वो मेरे लिए क्या होता है, ट्रांसफर इनकम। इसको मैं अर्न इनकम कहती हूँ क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा है, मुझे कोई फुकट में नहीं देगा, मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने सर्विसेज दी उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है। और ये मेरे लिए अनअर्न इनकम है क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा नहीं है, मतलब मैंने किसी को सर्विसेज नहीं दी, किसी के लिए काम नहीं किया और वो मुझे पैसा दिया, वहां से मुझे पैसा मिला, तो वो मेरे लिए अनअर्न इनकम है। इसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, और इसको हम इंक्लूड नहीं करते, याद रखना, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम है, मेहनत मतलब कोई सर्विसेज नहीं दी, बस ऐसी जो आप देखते हो सड़कों पे पैसे आप किसी को ऐसे ही दे देते हो, तो वो अनअर्न्ड इनकम है, वो ट्रांसफर इनकम है, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए। एग्जाम्पल लिख देना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कि भाई ये सारे एग्जाम्पल लिख देना। ये फैक्टर इनकम है कि मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने किसी को जमीन दी तो रेंट मिल रहा है, मैं लेबर की तरह काम कर रही तो वेजेस मिल रहे हैं, मैंने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हूँ तो प्रॉफिट मिल रहा है, मेरी मेहनत का पैसा है। तो ये क्या मेरे बच्चे, फैक्टर इनकम। इसमें आप डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो बुजुर्गों को मिला जाता है, मान लो मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, है, मैं तो काम नहीं कर पाती, उम्र नहीं, तो सरकार मुझे हर महीने के 2-2.5 हजार पे जो भी पेंशन मुझे मिलती है वो दे रही है, तो क्या मैंने सरकार के लिए कुछ किया? नहीं, बट मुझे हर महीने की पेंशन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो वो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि मैं सरकार को कोई सर्विसेज नहीं दे रही लेकिन फिर भी सरकार मुझे पैसा दे रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम। लेकिन मेरे बच्चे रिटायरमेंट पेंशन होता है एक, रिटायरमेंट पेंशन, याद रखिएगा, रिटायरमेंट पेंशन जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है। मान लो मैं किसी सरकारी नौकरी करती थी, ठीक है, मान लो लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं सरकारी नौकरी करती थी, मैंने उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे भी मैं काम करती थी, मैंने अपनी जिंदगी के 40-50 साल दिए हैं, सर्विसेज दिए, उसके बाद वो मुझे रिटायरमेंट पेंशन दे रही है, वो मेरी मेहनत की कमाई है भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उस कंपनी के लिए, उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी उस कंपनी को सर्विसेज दी, उसके बाद वो मुझे पेंशन दे रही है, तो वो मेरी मेहनत की कमाई है, वो मेरे लिए अर्न इनकम है, वो मेरे लिए फैक्टर इनकम है। तो याद रखना, रिटायरमेंट पेंशन आपके लिए फैक्टर इनकम होती है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन आपके लिए क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। चलिए जी, अब अगला जो टॉपिक है वो बच्चे है आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है जो हमारे देश के नागरिक, अगर मैं बात करूं कौन है हमारे देश के नागरिक जिसको बोला जाता है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी हमारे देश के नागरिक कौन है। तो दो कंडीशन होना जरूरी है नॉर्मल रेजिडेंट्स में। सबसे पहले, हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर, यानी जो हमारे देश में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा है वो क्या है, उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, उस देश का नागरिक होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वो उस देश में कर। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं अपना ले लेती हूँ, मैं अपने देश में 1 साल 1 साल से ज्यादा रह रही हूँ, बिल्कुल रह रही हूँ, पहली कंडीशन भी हो रही है। दूसरा, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरे देश के लिए बिल्कुल है, मैं प्रोडक्शन भी अपने देश में कर रही हूँ, मैं कंजम्पशन, मैं खा भी अपने देश में रही हूँ, मैं पैसा का इन्वेस्ट भी जो है अपने देश में कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट भी अपने देश में कर रही हूँ, तो मैं अपने देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जा रही हूँ, क्योंकि मैं 1 साल 1 साल से ज्यादा भी अपने देश में रह रही हूँ और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरे देश में ही है, तो मैं क्या हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ माई कंट्री, है ना, मैं अपने देश की नॉर्मल रेजिडेंट में हूँ। Am I clear? एक और एग्जांपल फटाफट से सुन लीजिएगा। लेट्स से मेरे बच्चे ये इंडिया है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा, ठीक है, ये मान लो इंडिया है, ये कनाडा, ठीक है। इंडिया का एक पर्सन कनाडा चला गया, कनाडा चला गया भाई, इंडिया के लोग मान लो कनाडा चले गए। अब वो क्या, 1 साल से ज्यादा कनाडा में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो है कनाडा में, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, वहीं पे कंजम्पशन कर रहा है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं पे बस गया और कनाडा की पीआर भी मिल गई उसको, परमानेंट रेजिडेंस, वहां उसकी पीआर भी मिल गई कनाडा की, तो वो कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, वो अब इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, ठीक है। वैसे ही दूसरी तरफ हम वाइस वर्सा करते हैं। मान लो मेरे बच्चे कोई कनाडा का पर्सन इंडिया में आए और इंडिया में ही जो है वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में, यहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, यहीं पे कंजम्पशन कर रहा है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो अब इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट। कंडीशन याद कर लेना, आपको पता होना चाहिए, जो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, और दूसरा क्या है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस देश के लिए हो। अब कुछ एक्सेप्शंस है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आती है, वो क्या क्या एक्सेप्शंस है तो फटाफट से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल समझेंगे, अच्छे समझेंगे, ठीक है। ये मान लो मेरे बच्चे इंडिया है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा,
ठीक है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा। सबसे पहला एग्जांपल है, अगर कोई भी विदेशी फॉरेनर जो हमारे देश में आ रहा है ट्रेवलिंग के लिए, हॉलीडे छुट्टी मनाने, पढ़ने का वीजा निकाल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, या कोई मीटिंग वगैरह के लिए आ रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, अगर कोई भी मान लो कनाडा से फॉरेनर जो है हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, मान लो वो कोई घूमने फिरने, छुट्टी मनाने, कोई पढ़ने का वीजा लगवा के आया मान लो, ठीक है, या कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, या कोई मीटिंग के लिए, स्पोर्ट्स के जो गेम वगैरह खेलने आते हैं हमारे देश में, है ना, हमारे देश में आ रहे हो, ठीक है, मान लो चाहे पढ़ने के लिए वो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा भी रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैंसर का इलाज कराने आया हो तो 1 साल से ज्यादा भी रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी वो अपने देश का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है, वो पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने ही देश वापस चला जाएगा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इस चीज को याद रखना, ये एक्सेप्शंस की बात करूं कि कौन से नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आते। अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, लेट्स से कोई इंडिया का बच्चा, ठीक है, कनाडा गया, बहुत सारे बच्चे जाते हैं ना इंडिया से कनाडा पढ़ने के लिए, या कोई ना कोई चले जाते हैं, कोई घूमने के लिए गया, छुट्टी मना ले, या स्टडी वीजा लगवा के गया, चाहे वो 1 साल से ज्यादा रह रहे, या कोई इलाज के लिए गया, या कोई मीटिंग के लिए गया, या कोई स्पोर्ट्स गेम वगैरह खेलने लगा, विराट कोहली चला गया कनाडा गेम खेलने, या कोई क्रिकेट का मैच वगैरह वगैरह, तो वो बताइए अब क्या वो कनाडा का रेजिडेंट होगा? नहीं, वो हमारे देश का ही रेजिडेंट है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए गया, वो पर्पस पूरा होने के बाद अपने ही देश वापस आना है, क्योंकि मुझे वहां की पीआर नहीं मिली है, मैं वहां का परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूं, मुझे वहां की कोई पीआर मिली, मैं अपने ही देश का रेजिडेंट हूं, अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट हूं, अपने देश का नागरिक हूं। बहुत से बच्चे इंडिया से कनाडा जाते हैं, इवन स्टडी वीजा पे 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल भी लगाते हैं पढ़ाई की वीजे के लिए, उसके बाद वो वापस मुड़ते हैं अपने देश में, है ना, उनको वहां की पीआर नहीं मिली है, वो अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, किसी पर्पस के लिए गए, वापस अपने देश में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे फॉरेन स्टाफ। अगर मैं बात करूं, यही ले लेते हैं एग्जांपल, ये कनाडा है और ये मान लो मेरे बच्चे इंडिया है, ठीक है, चलिए जी, आप बोल रहे हैं कोई भी फॉरेन का स्टाफ, मान लो कोई भी कनाडा का मान लो कोई भी स्टाफ मेंबर हमारे देश में आ रहा है, कोई भी आर्म्ड ऑफिसर मतलब कोई आर्मी ऑफिसर जो है मान लो देश में आ रहा है, या कोई भी ब्रांड एम्बेसडर या कोई भी बाहर की कंट्री का कोई एम्बेसडर है, वो हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो बताइए क्या वो हमारे देश का रेजिडेंट होगा? नहीं, वो अपने ही देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में आ रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है, और वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे देश में, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा, वो विदेशी जो हमारे देश में आ रहा है वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे देश में, हमारे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, वो पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने ही देश जो है वापस चला जाएगा। याद रखिएगा, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे देश में, हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे कि WHO हो गया, IMF, आपको पता ही होगा। अब आपको पता है जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और IMF भी आपको पता है वॉशिंगटन USA, है ना, लेकिन इसकी ब्रांच जो है इंडिया में भी है, आपको पता है ना, न्यू दिल्ली में WHO है। ये मान लो लेट्स से ये इंडिया ले लेती हूँ मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा है मान लो, ठीक है। अब हमें पता है इंडिया में जो है WHO एक बिल्डिंग है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग है ना, एक ब्रांच है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब कोई भी उसमें बोल रहे हैं अगर उस फॉरेनर वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, देखिए भाई एक ब्रांच में, अब आसान भाषा में कराती हूँ, ये भारत है, WHO एक बिल्डिंग है इंडिया में, न्यू दिल्ली के अंदर एक WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग में जो है इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं और अंग्रेज लोग भी काम कर रहे हैं। मान लो कोई कनाडा का बंदा काम कर रहा है इसमें, मान लो जैसे जो इंडिया का बंदा काम कर रहा है वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है, अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बाहर का बंदा, अंग्रेज जो है इंडिया में ही काम कर रहा है, WHO के अंदर काम कर रहा है, अगर कोई अंग्रेज काम कर रहा है इसके अंदर, तो वो किसी पर्पस के लिए आया, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है। भाई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हमारे लिए वो NRI है, हमारे लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, हमारे लिए वो NRI है, वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। NR मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, NRI मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है। तो वही बात करें, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में और उसमें कोई फॉरेनर, कोई अंग्रेज काम कर रहा है, तो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कोई क्रू मेंबर आ रहा है, कोई अंग्रेज, अगर मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, यहीं पे एक बना देती हूँ, ये मान लो इंडिया, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, ये मान लो मेरे बच्चे इंडिया है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा है। अगर कोई अंग्रेज
कोई शिप का मेंबर आ रहा है या कोई एयरक्राफ्ट का मेंबर आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है तो किसी पर्पस के लिए आ रहा है और वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, हमारे देश के लिए वो NRI है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर नहीं आती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होता है, ध्यान समझिएगा। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, हम अपने देश के बारे में बात करते हैं और हमारा देश क्या है, भारत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री लाइन ऑफ ए कंट्री, यानी कंट्री मतलब हमारे देश की, टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। टेरिटरी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, बाउंड्री लाइन। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है हमारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ध्यान समझिए, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर हो रही है। ये हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमारे भारत है, तो हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर हो रही है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है हमारे देश में। बस आपको इतना ही करना है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट होना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर हो रही है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री यानी हमारे भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो अगला जो है मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स को घोल के पी जाना इंपॉर्टेंट है, याद करना। चलिए जी, अब हम बच्चे कुछ कन्वर्जन्स बात करते हैं। वैसे टोटल 6 कन्वर्जन्स होती है, आपको सिर्फ 3 कन्वर्जन्स को याद करना है, बाकी आप अपने आप बना लेंगे। आपको सिर्फ 3 कन्वर्जन्स को याद करना है, बाकी आप अपने आप बना लोगे। पहला जो कन्वर्जन ये है, पहला है कि जब आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आओगे तो कैसे होगा। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जब हम आते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम, इनकम का होता है पैसा कमाया जा रहा है, डोमेस्टिक का मतलब भारत में, यानी ऐसा पैसा जो हमारा इंडिया के अंदर ही जनरेट हो रहा है, यानी ऐसी इनकम जो द इनकम विच इज जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ऐसी इनकम जो भारत की, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर ही ऐसा पैसा जो कमाया जा रहा है, ऐसा पैसा जो जनरेट हो रहा है, उसको मैं क्या कहती हूँ, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक का मतलब भारत इंडिया का मैप नक्शा याद आ रहा है, इनकम मतलब पैसा, यानी ऐसा पैसा जो भारत की बाउंड्री के अंदर, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर ही ऐसा पैसा जो जनरेट हो रहा है, उसको मैं क्या कह देती हूँ मेरे बच्चे, डोमेस्टिक इनकम कह देती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इनकम का मतलब है। देखो डोमेस्टिक इनकम मतलब ऐसा पैसा जो भारत में कमाया गया, ठीक है। अब नेशनल इनकम का मतलब है, मान लो आपने कोई सर्विसेज दी है किसी को, लैंड लेबर की तरह जाके काम किया, या आपने कैपिटल लगाया, या आपने लेट्स से एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया, आपने अगर फैक्टर सर्विसेज दिए तो पैसा आएगा देश में, आपने फैक्टर सर्विसेज दिए तो पैसा आएगा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर की कंट्री से पैसा आएगा। अब देश में जब पैसा आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का प्लस कर देते हो। ध्यान समझिए, आपने फैक्टर सर्विसेज दी है, लैंड लेबर कैपिटल एंड आपने ये सर्विसेज दी है, तो इसके बदले में आप पैसा कमाओगे तो देश में पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेट्स से अगर आपने बाहर की कंट्री से सर्विसेज ली है, लैंड ली, लेबर बुलाया आपने बाहर से, या कैपिटल आपने ली, या एज ए एंटरप्रेन्योर बाहर की कंट्री से कोई आ रहा है, अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो देश से पैसा जाएगा, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब देश से पैसा जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये फॉर्मूला है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये जो है ना, इसी को हम बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब आपको एक चीज में से एक चीज को माइनस करना होता है तो आगे बस एक वर्ड लगा देते हो नेट, और पॉजिटिव वाला क्या है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको बोल देते हो। याद रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा फॉर्मूला इसका अपोजिट कर दोगे। लेट्स से आपको बोला जाए आपको नेशनल इनकम से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम आना है तो बस इसका फॉर्मूला उल्टा कर दोगे। याद आप एक ही करोगे, उसके बाद उल्टा कर दोगे, प्लस वाली चीज को बस माइनस कर देना, माइनस का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस वाली चीज को प्लस कर देना, प्लस का फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड। बस याद रखना, डोमेस्टिक से नेशनल आते तो देश में पैसा आ रहा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देश से पैसा जा रहा है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको याद करना है आपको, और ये आप अपने आप बनाओगे। अगर फॉर्मूला अपोजिट कर रहे हो तो बस ट्रीटमेंट अपोजिट कर देना, प्लस वाली चीज को माइनस, माइनस वाली चीज को प्लस। ठीक है, तो ये हमने यहां से दो फॉर्मूले कर लिए। अब आज ये दूसरा वाला है आपका ग्रोथ से नेट। तो अब आपको क्या है, ग्रोथ से जो है वो कहां आना है, नेट पे आना है। क्या आना है मेरे बच्चे, नेट पे आना है। देखो मेरे बच्चे, इसको बड़े आसान तरीके से समझा रही हूँ। लेट्स से मेरे बच्चे 1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी, उस मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी, उस मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। 31 मार्च को, 1 साल के बाद आपने मान लो उस मशीन को बेचा, मशीन आपकी बिकी 8 लाख रुपए की। ठीक है, तो बीच में क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा। कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा। मानते हो, मानते हो। अब आपने ये यहां से एक चीज देखी, जब आपने वो मशीन खरीदी उसको हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू। ठीक है, बीच में क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। और 1 साल के बाद आप कितने में बेच पा रहे हो उस मशीन को, 8 लाख रुपए में। यानी ये क्या, नेट वैल्यू क्या बची आपके पास। आपने बोला 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, और 1 साल के बाद उस मशीन को मैं 8 लाख में बेच पा रही हूँ, मतलब बीच में क्या लग रहा है आपका, डेप्रिसिएशन। जो आप खरीद रहे हो उसको हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू, और लास्ट में नेट वैल्यू क्या बच रही है, जब आप बेच रहे हो उसकी नेट वैल्यू क्या बच रही है, ये उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जब हम ग्रोस से नेट आते हैं तो हम बीच में क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। याद करने का एक तरीका करा रही हूं, और सेम इसका अपोजिट जाएंगे, उल्टा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ग्रोस से नेट आते तो डेप्रिसिएशन माइनस। अब उसका उल्टा कर दो, अगर हमें नेट से ग्रोस आना है तो ट्रीटमेंट को उल्टा कर दो, माइनस वाली चीज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहीं से हमारे 2 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब आगे चलिए फटाफट से। अब यहां पे चलते हैं, एफसी से एमपी पे चल रहे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो देखिए पहला है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, टीए, फैक्टर कॉस्ट। इससे हम कहां आ रहे हैं, मार्केट प्राइस पे। किस पे आ रहे हैं, मार्केट प्राइस पे। फॉर्मूला को बड़े ध्यान से समझना। लेट्स से मेरे बच्चे, इसको बड़े अच्छे से आपको समझा रही हूँ। लेट्स से बच्चे, मेरी एक फैक्ट्री है, मान ले मेरी शूज बनाने की फैक्ट्री है, और उस शूज को बनाने पे जो मेरा खर्चा हुआ, फैक्टर कॉस्ट मतलब उस शूज को बनाने पे मेरा जो खर्चा हुआ, लेट्स से 500 रुपए हुआ, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कितना खर्चा हुआ। मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट में आप किस प्राइस पे उसको बेचोगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हो रहा है आपको उसको बनाने पे, है ना। और मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में उस चीज को कितने में बेच रहे हो। तो मान लो शूज को बनाने का जो मेरा खर्चा था 500 रुपए, जिसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, लैंड का खर्चा, लेबर का खर्चा, जितना भी जो भी मेरे खर्चे थे वो सारे ऐड करके मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 500 रुपए का खर्चा हो रहा है। अब मान लो मेरी जो फैक्ट्री थी, लेट्स से, अब ऑब्वियसली मेरी जूते बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब मेरे पे टैक्स लगाया, जीएसटी लगा दिया, जो भी ले लो, गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगाया। तो आज मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ, लेकिन वो टैक्स मैं किससे वसूल कर लूंगी, अपने कस्टमर से करूंगी। गवर्नमेंट मेरे पे जीएसटी लगा रही, जीएसटी मैंने आज जरूर पे किया, लेकिन मैं अपने कस्टमर से वसूल कर लूंगी। कैसे वसूल करूंगी, उसका प्रोडक्ट महंगा करके कस्टमर से वसूल कर लूंगी। आप भी जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हो तो आप जीएसटी वगैरह पे करते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर आपने कभी देखा हो, वो लगा रेस्टोरेंट वाले पे होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाले कस्टमर के बिल में ऐड करके कस्टमर से वसूल करते हैं। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट पे वो फैक्ट्री वाले पे वो जीएसटी लगा था, तो उसको पे करना था गवर्नमेंट को, लेकिन वो किससे वसूल करेंगे, कस्टमर से वसूल करेंगे। कस्टमर के प्राइस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो 100 रुपए का टैक्स इसमें ऐड कर दिया। ध्यान समझिए, बनाने का खर्चा था, जूते बनाने का खर्चा था 500 रुपए। अब मेरी फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगाया, इनकम टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, टैक्स लगाया, जीएसटी वगैरह लगाया। मैं आज पे जरूर करूंगी, लेकिन किससे वसूल करूंगी, अपने कस्टमर से वसूल करूंगी। तो कस्टमर के प्रोडक्ट के प्राइस में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। इसलिए मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कि 500 रुपए का मेरा खर्चा था, 100 रुपए मैं टैक्स के वसूल में कस्टमर से वसूल करूंगी। ठीक है, माइनस। अब आगे क्या होगा, अब मान लो मेरी फैक्ट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में थी, तो वहां के लोगों को काम मिला, वहां के लोगों के पास पैसा आने लगा, वहां के एरिया की गरीबी कम होने लगी, है ना। सीधी सी बात है, बैकवर्ड एरिया में मैंने जो है इंडस्ट्री को खोला अपनी, तो वो एरिया डेवलप करने लगा। तो गवर्नमेंट कहती है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोली, तो हम आपको छूट देते हैं। सब्सिडी दी। अब गवर्नमेंट ने मेरे को छूट दी, तो मैंने भी अपने कस्टमर्स को थोड़ी छूट दे दी। गवर्नमेंट ने मुझे इतनी छूट दे दी, बिजली की छूट दे दी, रॉ मटेरियल मुझे सस्ते दाम पे दे रही है सरकार, अब तो मैंने अपने कस्टमर को छूट दे दी। तो मैंने कस्टमर के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। अब सस्ता कर दिया तो मैं सब्सिडीज को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। मान लो सब्सिडी थी 50 रुपए की, ठीक है। अब ये क्या, मार्केट में मैं किस रेट पे बेचूंगी, दिस इज माय मार्केट प्राइस।
500 प्लस 600 और 600 में से 50 गए, कितना है 550, तो मार्केट प्राइस कितना है 550। तो ये है मेरे बच्चे, एफसी से एमपी आते हो तो क्या करते हो, प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस का क्या करते हो, सब्सिडी करते हो। तो यही मेरे बच्चे फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस में आते हो तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस क्या करते हो मेरे बच्चे, सब्सिडी। क्या करते हैं मेरे बच्चे, माइनस सब्सिडी। सिंपल सी बात है, मेरा बनाने का खर्चा इतना हुआ, अब सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया तो मैं सरकार को पे करूंगी, लेकिन मैं कस्टमर से वसूल कर लूंगी, कस्टमर के प्रोडक्ट के प्राइस को मैंने ऐड कर दिया। सरकार मुझे सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, तो भाई ठीक है, मेरे को छूट दे रही है तो मैं कस्टमर को भी थोड़ी छूट दे देती हूँ, इसलिए वो माइनस होगा। तो ये आपके लिए मार्केट प्राइस। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आते तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसी को बेटा हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं मेरे बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब एक चीज को एक चीज से माइनस करते हैं तो आगे बस वर्ड लग जाता है, नेट लग जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर। अब हमने एफसी से एमपी तो कर लिया, अगर हम इसका अपोजिट करना है, अगर मुझे एमपी से एफसी आना है तो क्या करूंगी, बस ट्रीटमेंट को उल्टा कर दूंगी, प्लस वाली चीज को माइनस कर दूंगी, माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस वाली चीज को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, प्लस के सब्सिडी। तो याद रखना मेरे बच्चे, फॉर्मूले 3 याद करने हैं, 3 से आप इसका उल्टा उल्टा करके टोटल 6 फॉर्मूले आप अपने आप बना दोगे, बस 3 याद करना, अपने आप बना लेना। ठीक है मेरे बच्चे, एम आई क्लियर। तो कन्वर्जन्स को, ये आपकी कन्वर्जन्स है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल, ग्रोथ से नेट, फैक्टर कॉस्ट से एमपी तक, उसका अपोजिट भी कर लेना। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, यहीं से याद रखना, प्लीज लिख लेना। डोमेस्टिक इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएट-एफसी भी बोलते हैं, याद रख लेना, एनडीपीएट-एफसी बोलते हैं। और नेशनल इनकम को मेरे बच्चे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएनपी-एफसी बोलते हैं। ये आपके लिए डोमेस्टिक, ये आपके लिए इनकम के लिए होगा, ये नेशनल है तो ये नेशनल, और ये आपके लिए इनकम। तो याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एनडीपीएट-एफसी डोमेस्टिक इनकम को, और नेशनल इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एनएनपी-एफसी जो है मेरे बच्चे, इसको बोला जाता है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। बड़े अच्छे से करते हैं। देखिए, पहला है नॉमिनल जीडीपी, ये है आपका रियल जीडीपी। ये एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना। ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना, आपको जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, वो आपके लिए हलवा बन जाएगा। इस एग्जाम्पल का सबका नजर यही होनी चाहिए, सिर्फ इस एग्जाम्पल पे। देखिए, पहला है नॉमिनल जीडीपी। देखो, सबसे पहले मैं जीडीपी का मतलब बताती हूँ। अगर जीडीपी के आगे कुछ भी नहीं है तो हमेशा याद रखना ये मार्केट प्राइस ही होगा, और अगर जीडीपी के आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये हमेशा मार्केट प्राइस होगा। सबसे पहले मैं जीडीपी की आपको डेफिनेशन करा देती हूँ, जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन, ध्यान से समझना। देखिए, ये एमपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, प्लीज ध्यान समझिएगा। एमपी का मतलब है मार्केट वैल्यू। ये जो पी है, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, यही होता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज की होगी, या तो गुड्स की प्रोडक्शन होगी या फिर सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, गुड्स एंड सर्विसेज। यहीं से डेफिनेशन अपने आप बनाओगे आप। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर हो रही है प्रोडक्शन, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी जो प्रोडक्शन हो रही है वो भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर हो रही है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सेम यहां पे एमपी का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहां तक क्लियर है, सबको बताइए, डेफिनेशन यहां तक क्लियर है, उल्टा चलना है। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in domestic territory of a country। यहां तक क्लियर है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब मेरे नॉमिनल का मतलब क्या है बच्चे, नॉमिनल का मतलब है जिसमें हम मेजर किया जाता है, इसको हम करंट ईयर प्राइस पे, किसमें मेजर किया जाता है, करंट ईयर प्राइस पे। और रियल का मतलब क्या है, जिसमें हम मेजर करते हैं बेस ईयर प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो ये नॉमिनल जीडीपी है, ये आपका रियल जीडीपी है। अब फटाफट से इसका डिफरेंस देखिए। नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर हमेशा, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहां किया जा रहा है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर। रियल का मतलब क्या है, मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। अब फटाफट से एक डिफरेंस करते हैं बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में। अब देखिए बेटा, जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो आपके दो फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है।
यानी यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ती है ना, दो कारण से बढ़ते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि प्राइस में चेंज आ रहा है, क्योंकि प्राइस में तो देखो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि करंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं, आज का प्राइस ले रहे हैं। ऑब्वियसली अब आज महंगाई धीरे धीरे हम बढ़ती है तो एक समय के बाद महंगाई बढ़ेगी, यानी करंट ईयर प्राइस मतलब प्राइस बढ़ेगा। क्या है नॉमिनल जीडीपी, क्या है किसकी वजह से बढ़ती है? नॉमिनल जीडीपी में ध्यान से समझिए किसकी वजह से बढ़ती है? प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ती है। कई बार क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसकी वजह से भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल समझाऊंगी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जहां पे जो आपकी जीडीपी में बढ़ रही है, जो आपकी जीडीपी बढ़ती है, वो कई बार सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से नहीं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तब भी वो है नॉमिनल जीडीपी के अंदर ही आता है। अभी समझाऊंगी, टेंशन मत लो। क्या है अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं, जो सिर्फ किस वजह से बढ़ती है, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, जो जीडीपी बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ती है। क्वांटिटी के बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से जो है वो जीडीपी बढ़ती है। अब फटाफट से अगर आप एक एग्जांपल देख पाए, मान लो ये आपके लिए बेस ईयर है, ये आपके लिए क्या है करंट ईयर है। तीन कॉमोडिटीज ले रही हूँ, क्वांटिटी और प्राइस। सबसे पहले ऊपर वाले पे आपको ध्यान देना है, नीचे वाले पे आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ ऊपर ऊपर पे चलना है। ठीक है, आप इतनी क्वांटिटी वीट की बना रहे हो, इतनी कॉटन की, इतनी शुगर की, प्राइस जो है दिया हुआ तीनों का, और हम जीडीपी निकाल रहे हैं। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इंटू में प्राइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई ये किया, और ये हमने निकाल दी जीडीपी। सबको टोटल किया, ये हमारे पास कितनी आ गई? जीडीपी आ गई। ठीक है, सेम यहाँ पे भी चली, ये नॉमिनल का एग्जांपल है, रियल का सेम, पहले वाला सेम है। बेस ईयर गिवन है, करंट ईयर गिवन है, तीन कॉमोडिटीज बना रहे हो, क्वांटिटी सेम है, वहां पे भी 20, 100, 5 सेम है, प्राइस सेम है, 100, 5, 500 देख पा रहे सेम है। क्वांटिटी इंटू में प्राइस किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये किया, और आपके पास जो है आपके पास जीडीपी कितनी आ गई? 5000 और 5। अब निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रही है, यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ती है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि करंट ईयर प्राइस लेते हैं ना, प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि आपको पता है 10 साल के बाद ऑलमोस्ट जो है ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है आपकी जीडीपी बढ़ रही है। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी पहले भी इतनी प्रोड्यूस हो रही थी, आज भी इतनी हो रही है। प्राइस के बढ़ने की वजह से जब आपकी जीडीपी बढ़ती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जनरली दो फैक्टर से अफेक्ट होती है। कई बार प्राइस में भी चेंज, सिर्फ प्राइस में बढ़ता है और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, तब भी आपकी जीडीपी बढ़ती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़े, दोनों बढ़े, तब भी आपकी नॉमिनल जीडीपी के अंदर ही आता है। लेकिन जो हम डिफरेंस करेंगे वो हम इसके हिसाब से करेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो जीडीपी बढ़ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे बच्चे जो आपकी जीडीपी बढ़ी 5000 से 9000 बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से 20 से 30 हुआ, 100 से 200, 5 से 10, यानी प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, यानी क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से आपकी जीडीपी जो है बढ़ी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम वही बात करें बेटा नॉमिनल और रियल में, यहाँ पे जो है मुझे एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चल पाता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ रही, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रही, तो मुझे ये पता चल पाता है हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ की बात करूं, यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रही है वो सिर्फ महंगाई के बढ़ने की वजह से, यानी इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल पाता कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट डज नॉट शो एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ता है वो क्वांटिटी प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, तो हमें ये पता चल पाता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से नहीं। यहाँ पे जीडीपी महंगाई के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, क्वांटिटी की बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रही है, इससे मुझे ये नहीं पता चल पाता कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नॉमिनल जीडीपी में मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम होती है। मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम होती है। मनी इल्यूजन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जब आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़े, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से ना बढ़े, उसको हम कहते हैं मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन सिर्फ प्राइस के बढ़ने, महंगाई के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से जब ना बढ़े तो हम उसको कहते हैं मनी इल्यूजन की सिचुएशन होना, जो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी में होते हैं। रियल जीडीपी में मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रियल जीडीपी में जो जीडीपी बढ़ती है वो क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ती। और सबसे जरूरी यहां से हमें यह पता चल पाता है हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, कितना डेवलप कर रही है, क्योंकि यहां पे जो जीडीपी है वो प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से कर रही है।
अगर आपको पता है नहीं, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा ही हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। मानते हो? और प्रोडक्शन कहाँ बढ़ रही है, वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो हमें ये पता चल पाता हमारी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन है, और यहाँ पे हमारी जो जीडीपी बढ़ रही है वो प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। इसलिए ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता चल पाता, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रही है वो महंगाई, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हो रही है। हम यहाँ पे ये शो ही नहीं कर पाते हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, क्योंकि जीडीपी तो क्वांटिटी की बढ़ने की वजह से बढ़ ही नहीं रहा, महंगाई की बढ़ने की वजह से जो है मेरे बच्चे जीडीपी बढ़ रही है। इसलिए शो नहीं करती कि हमारी इकोनॉमी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। तो यही मेरे बच्चे इसका डिफरेंस है। एक बार फटाफट से एक बार डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस लगा देना अपने आप, और मार्केट प्राइस। ठीक है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मेजर किसमें किया जाता है, एट करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस का मतलब आज का प्राइस। ठीक है, और यहां पे चलिए, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मेजर किसमें किया जाता है, इसको बेस ईयर प्राइस में, और इसको मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइस में। नॉमिनल जीडीपी किसकी वजह से इफेक्ट होते हैं, दो कारण आपको बताया था किसकी वजह से होते हैं। कई बार प्राइस में चेंज आए और क्वांटिटी में चेंज ना है, जैसे कि ये सिचुएशन, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़े, तब भी आपकी जो है नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से होती है। लेकिन रियल जीडीपी जो सिर्फ एक ही कारण से होती है, वो किसकी वजह से, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से चेंज होती है। प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है आपकी रियल जीडीपी बढ़ती नहीं है। रियल जीडीपी किस वजह से बढ़ती है, आपकी क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से होती है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। सेकेंड पॉइंट में मेरे बच्चे यही लिखा हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, इट डज नॉट शो एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मुझे नहीं पता चलता हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रही है वो महंगाई के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रही। तो मुझे यही नहीं पता चल पाता कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे बात करूं, जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है वो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही है, तो यहाँ पे मुझे पता चल पाता है कितने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है हमारे देश में। ठीक है, तो यही आपका तीसरा पॉइंट है जो आपको बात की। यहाँ पे चौथे में मनी इल्यूजन की प्रॉब्लम होती है। मनी इल्यूजन का मतलब क्या है, जब आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, क्वांटिटी की चेंज होने की वजह से ना बढ़े, उसी को हम कहते हैं मनी इल्यूजन। वहां पे तो होती नहीं है, क्योंकि वहां तो उल्टा है। ठीक है, चलिए जी, तो यही है। अगला जो पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट शो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आपका नॉमिनल जीडीपी वो शो नहीं करता कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रही है वो महंगाई की वजह से बढ़ रही है, ये इन्फ्लेशन को शो करता है। ये शो नहीं करता कि हमारी जो जीडीपी है कितनी ग्रोथ कर रही है हमारी इकोनॉमी, या हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा डेवलप कर रही है, वो उसको शो नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्शन को हम नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे ना। याद रखिए मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी बढ़ती है ना, हम दिखा रहे किसकी वजह से बढ़ती, प्राइस की वजह से, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो इट डज नॉट शो कि हमारी इकोनॉमी कितना ज्यादा ग्रोथ कर रही है, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है। ग्रोथ का मतलब ही क्या था, प्रोडक्शन बढ़ती है, जितनी उतनी ही ग्रोथ करती है इकोनॉमी ना। जितनी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा देश में ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ ये तो महंगाई को शो कर रही है, भाई कितनी महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, क्वांटिटी की बढ़ने की वजह से। तो ये शो कर पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है या कितनी डेवलप कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ रहा है वो क्वांटिटी की बढ़ने की वजह से, यानी प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से हो रहा है, महंगाई बढ़ने की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये बेटा इसके कुछ डिफरेंस थे जो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। आगे चलते बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला होता है आपका नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय में रियल जीडीपी इनटू में 100। तो ये आपका जो है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। इसके कुछ कन्वर्जन्स भी है कि नॉमिनल को रियल में जाए या रियल को नॉमिनल में जाए, तो बस फॉर्मूले को इधर उधर ही किया हुआ है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला करा ही देती हूँ, रियल यहाँ लिखा, नॉमिनल ऊपर है, जीडीपी डिफ्लेटर नीचे चला गया। जीडीपी डिफ्लेटर की जगह मैं प्राइस इंडेक्स लिख ही सकती हूँ, एक ही बात है, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इनटू में 100, मतलब ये फॉर्मूला आप याद कर लो। बाकी जो इधर उधर करके है, अगर आप खाली ये फॉर्मूला याद कर ले, तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है। जैसे कि ये प्लीज क्वेश्चंस को कर लेना। अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का, आ जाता है यहाँ से नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय में रियल जीडीपी इनटू में 100, इनटू में 100। तो नॉमिनल कितना है आपका 660, रियल कितना है आपका 600, इनटू में 100 करिए, आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अगला भी अगर हम ऐसे ही करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय में रियल जीडीपी इनटू में 100। अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, यानी 120। नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है, रियल जीडीपी आपको कितना गिवन है 240, इनटू में 100, इधर उधर करिए, निकाल दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रियल जीडीपी गिवन है,
आपको गिवन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। करंट प्राइस में क्या होता है, वो आपके लिए नॉमिनल जीडीपी होती है, तो नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है आपके पास। आपको क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स यानी जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूले में पुट करिए, आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को अच्छे से करेगा। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है बड़े ध्यान समझिएगा। अब बोल रहा है, देखो भाई, हम बोलते हैं हमारे देश में जीडीपी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है, हमारे देश में कब जीडीपी बढ़ती है, अगर हमारे देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा देश की जीडीपी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम कह सकते हैं हमारा इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। मानते हो, मानते हो? तो जीडीपी बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है। आप मानते हो, सीधी सी बात है। जीडीपी कब बढ़ेगी, जब देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश की जीडीपी, जितनी कम देश की प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा जो कम है हमारे देश की जीडीपी होगी। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब है कि हमारे देश में इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो याद रखना, इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी कब बढ़ेगी, जब हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा आउटपुट होगा। अब इसके फायदे बताइए भाई, जीडीपी बढ़ने के क्या फायदे होंगे। तो देखो भाई, अगर हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा, जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन ज्यादा, अगर देश में प्रोडक्शन ज्यादा है तो लोगों के पास काम होगा, काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो देश में गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, अमीर गरीब का फर्क कम होगा। जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, जब लोग डिमांड कर रहे हैं तो पीछे बनाने वाला बनाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर से देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। तो यही हम फायदे बात कर रहे हैं कि अगर देश में जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उसके क्या फायदे हैं। देखो, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को बस काम आएगा, काम आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर बनाने वाला और प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और देश का जीडीपी बढ़ेगा फिर से, और जीडीपी बढ़ेगा यानी देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो यही आपको बस इसमें बताना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी का मतलब है कि नो डाउट हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली कमी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि भाई नो डाउट हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब है हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है लोगों के पास काम आ रहा है, काम आने का मतलब है लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो अनइक्वल तरीके से आ रहा है। कह रहा है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रही, नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ रही है, लोगों के पास काम आ रहा है, काम आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है देश में, लेकिन अनइक्वल तरीके से आ रहा है, यानी अमीरों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, गरीबों के पास पैसा कम हो रहा है, अमीर हो रहा है हमारे देश में, गरीब और गरीब हो रहा है हमारे देश में, और इस चक्कर में हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि हमारे देश में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल तरीके से हो रहा है, अमीरों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, गरीबों के पास कम पैसा आ रहा है, और अमीर गरीब का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। एक एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूं, एक छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चाहिए और कंपाउंडर भी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर आपको पता है एक ऑपरेशन, 1 घंटे के ऑपरेशन से लाखों रुपए छाप लेते हैं, वही दूसरी तरफ कंपाउंडर पूरे साल में 8-8 घंटे काम करके भी नहीं कमा पाते इतना। तो वही बात करें, जो हमारे देश में अमीर है वो और अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, और इस वजह से जो हमारे देश में अमीर गरीब का फासला है वो बढ़ता जा रहा है, यानी देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कंपल्सेशन ऑफ जीडीपी। कंपल्सेशन ऑफ जीडीपी का मतलब ये है कि हमारे देश में नो डाउट जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन किसकी वजह से बढ़ रहा है, डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। हम कह रहे हैं हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। डिफेंस गुड्स कौन से होते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम आते हैं, जैसे कि बम, बारूद, टैंकर, गन, ये सारे है ना, बंदूकें, ये सारी चीजें। यानी देश की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन किस चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन जो है हमारे देश में ज्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स। देखो, डिफेंस गुड बहुत ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन डिफेंस गुड से हम अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते। अब गोलियां तो नहीं खा सकते ना, उसके लिए नॉर्मल गुड्स चाहिए। नॉर्मल गुड्स जैसे कि कपड़े चाहिए, या जूते चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, फूड वगैरह चाहिए, ये आपके लिए नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो वही बात करें, जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड। डिफेंस गुड बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लिए, लेकिन डिफेंस गुड से देश का वेलफेयर नहीं हो सकता, डिफेंस गुड से हम देश में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे लिए नॉर्मल गुड्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स जो है उसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, उसकी वजह से जो है
देश का वेलफेयर हो पाता है। तो यही सब लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसान लैंग्वेज में, आपको बहुत काम आएगा। तो वही बात करें, जीडीपी तो बढ़ रही है यानी प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गुड्स की प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब है, जिसको मैं बार्टर सिस्टम भी कह देती हूँ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब ये है कि हमारे देश की जब जीडीपी को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मान लो जो भी जीडीपी है उसमें हम वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं करते या वो एक्सचेंजेस को इंक्लूड नहीं करते जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, जिसमें मनी का कोई लेन देन नहीं है, वो हम इसमें जीडीपी को काउंट करते वक्त, जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते, या जिसको मैं बार्टर सिस्टम भी कह देती हूँ। लेट्स से दो दोस्त है, मैंने उसको अपनी पानी की बोतल दे दी, उसने मुझे अपनी पानी की बोतल दे दी, यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है गुड्स से, है ना, यहाँ पे कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, वो कभी भी जीडीपी में एस्टिमेट करते वक्त हम इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना। और इसी वजह से जो आपकी जीडीपी की वैल्यू है वो अंडर एस्टिमेट रह जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ, बड़े ध्यान से समझना। लेट्स से आपको पता है आपके घर में आपकी मम्मी सारा काम करती है, आपका कपड़े धोते हैं, बर्तन धोती है, आपको पढ़ाती है, लिखाती है, जो भी ले लो, है ना, आपके लिए झाड़ू पोछे खाना बनाती है, सर्विसेज देती है। क्या आप मम्मी को कुछ पैसा देते हो उसके लिए? नहीं। यहाँ पे क्या मनी का एक्सचेंज हुआ? नहीं। क्या वो इंक्लूड होगा जीडीपी में? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यही मेड आपके लिए काम कर रही है, आपको पढ़ा रही है, आपको आपके कपड़े धो रही है, आपके लिए खाना बना रही है, झाड़ू पोछे कर रही है, वगैरह वगैरह, आपको सर्विसेज दे रही है। क्या उसको पैसा दोगे? बिल्कुल दोगे। क्या वो इंक्लूड होगा जीडीपी में? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो उसने सर्विसेज दी है उसका अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, है ना, रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, और वो बिल्कुल इंक्लूड होगा जीडीपी में। लेकिन सेम चीज अगर मम्मी करती है, आपकी सेम चीज आपकी मम्मी कर रही है, तो उसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, मनी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो इंक्लूड नहीं हो रही जीडीपी में, और इस वजह से वो चीज इंक्लूड नहीं हो रही जीडीपी में, इस वजह से जो आपकी जीडीपी की वैल्यू है वो क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट रह जाती है। क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट, कम एस्टिमेट कर पाते हो। तो वही सिंपल सी बात है कि जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी एक्सचेंज, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या बार्टर एक्सचेंज हुआ है, बार्टर गुड्स का केस में जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स में जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कुछ भी इंक्लूड नहीं होती है जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए, और इस वजह से जो आपकी जीडीपी की वैल्यू है वो क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एक्सटर्नलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नलिटीज बेटा जो है हमारी इकोनॉमी पे दो टाइप के इंपैक्ट छोड़ती है, या तो वो गुड इंपैक्ट छोड़ेगी या फिर वो बैड इंपैक्ट छोड़ेगी, ठीक है, बट उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एक्सटर्नलिटीज मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारी इकोनॉमी पे या तो गुड इंपैक्ट छोड़ेगी या बैड इंपैक्ट। गुड इंपैक्ट मतलब या तो पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगी या नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगी, बट स्टिल हम इसको इंक्लूड नहीं करते जीडीपी को एस्टिमेट करते हुए। दो टाइप की एक्सटर्नलिटीज होती है, एक होती है बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है मेरे बच्चे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है जिससे हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया बट स्टिल इंक्लूड नहीं हुई जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त। एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मेरे बच्चे यही एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई का एक गार्डन है, बड़ा सुंदर सा गार्डन था, ठीक है, मिस्टर वाई का एक गार्डन। मिस्टर एक्स रोज देखता है कि भाई गार्डन बहुत गंदा हो रखा है, बहुत गंदा हो रखा है। संडे का दिन था, खाली बैठा था, वेला बैठा था, उसने गार्डन को साफ कर दिया। मिस्टर एक्स ने गार्डन को, मिस्टर वाई के गार्डन को क्या कर दिया? साफ कर दिया। अब मिस्टर वाई क्या उसको कुछ पैसा देगा? अरे नहीं यार, कोई वो भिखारी हो ना यार, कोई पैसे के लिए को ना काम किया, उसने तो सोशल वर्क किया, समाज सेवी की, और उसको जो है उसने की, संडे था, खाली बैठा था, तो अब कर दिया भाई, गार्डन साफ कर दिया। क्या मिस्टर वाई उसको, मिस्टर एक्स को कुछ पैसा देगा? नहीं। तो क्या ये इंक्लूड होगा जीडीपी में? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर कोई गार्डनर, कोई माली आए और उस गार्डन को साफ कर रहे, आप बताइए क्या मिस्टर भाई पैसा देगा? बिल्कुल देगा। अब मैं गार्डनर हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं कहूंगी भाई महीना हो गया, पैसा दे, मेरी तनख्वाह दे। वो बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्योंकि वो मेरी सर्विसेज का रिवार्ड है, मैंने गार्डन साफ किया, उसके बदले में मुझे पैसा मिला है, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन वही सेम चीज अगर मिस्टर एक्स ने किया, लेकिन मिस्टर वाई अब उसको पैसा नहीं देगा, उसने सोशल वर्क किया, इससे हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे देश पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो आया, बट स्टिल इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में। इसकी वजह से हमारी जीडीपी की जो वैल्यू वो अंडर एस्टिमेट रह जाती है। वही बात कर रहे हैं, मान लो जीडीपी की वैल्यू जितने भी है, 100 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, अगर वो गार्डनर करता तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होती और हम एक जीडीपी निकालते, लेकिन वही मिस्टर एक्स ने किया तो वो तो इंक्लूड ही नहीं हुई। तो इस वजह से आपकी जो जीडीपी की वैल्यू है वो क्या रह जाती है? अंडर एस्टिमेट रह जाती है। तो वही हम बात कर रहे हैं बेटा, सेम मिस्टर एक्स कर रहा है, गार्डन को क्लीन कर रहा है, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में। लेकिन यही सेम अगर यहाँ पे माली करे, वो उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड है, वो इंक्लूड होगा जीडीपी में। तो वही बात करें, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है जिससे हमारी कंट्री पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो आता है, लेकिन स्टिल वो इंक्लूड नहीं होता है जीडीपी में। यही लिखा हुआ है जो आपको समझाया है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टिल वो इंक्लूड नहीं होते जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त। जैसे अगर मैं बात करूं, एक फैक्ट्री है,
बहुत प्रोडक्शन करी है, जूते की फैक्ट्री है, बहुत प्रोडक्शन करी, वो तो जीडीपी में आया। लेकिन यही फैक्ट्री बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन कर रही है, जिससे हमारे एनवायरमेंट पे, हमारी कंट्री पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन वो तो हम जीडीपी में एस्टिमेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते ना। तो वही बात करें मेरे बच्चे कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब जिससे हमारी इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, बट स्टिल हम उसको इंक्लूड नहीं करते एस्टिमेट करते वक्त। जैसे कि ये फैक्ट्री बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन कर रही है, जिससे लोगों की हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, बट स्टिल हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी को एस्टिमेट करते वक्त। एक लास्ट टॉपिक है, चैप्टर को कवर करेंगे, ग्रीन जीएनपी। अब देखिए जीएनपी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नो डाउट हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा बढ़िया हमारे देश के लिए, है ना। लेकिन ग्रीन का मतलब है हरियाली से रिलेटेड, कि प्रोडक्शन तो करो लेकिन दो बातों को ध्यान दो। एक तो देश में हमारी इकोनॉमी में जो है पॉल्यूशन मत क्रिएट करो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस चीज का ध्यान दो कि ये मत क्रिएट करो। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करो। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें परमात्मा ने दिए, जैसे कि ट्रीज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनको मत एक्सप्लॉइट करो, उसको मत मारो। तो वही बात करें, देश में प्रोडक्शन तो करो बट दो बातों का ध्यान रखो कि एक तो पॉल्यूशन मत क्रिएट करो कि आपकी फैक्ट्री इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करे, और दूसरा भाई नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करो। ये नहीं कि फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे जानवरों को मार दिया या बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए, ये सब मत करिए। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करिए, उसी को हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी, यानी प्रोडक्शन करो लेकिन इन दोनों बातों का प्लीज ध्यान में रखो कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो बस चैप्टर को हम यही ओवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।